बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेसन है वो ACC 501 लेसन नंबर 24 है। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक हमारा चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया कि इसके जो बोर्ड के लेक्चर्स हैं और मोस्टली इसके भी लेक्चर्स जो हैं वो लॉक्ड हैं। ठीक है, तरतीब के साथ लेक्चर्स मौजूद हैं। सारे के सारे 45 के 45 लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने वाइट बोर्ड पर समझाए हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिसेंट तरीके से। यहाँ जो कि बड़ा शॉर्ट उसको लेके चल रहा हूँ मैं, जिस कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहा हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स के लिए हर स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड कर सके। कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो फार्मूलाज हैं उनको प्रॉपरली हम बोर्ड पर डिस्कस भी करते हैं, सीखते भी हैं कैसे फार्मूलाज बनते हैं, उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं और फिर हम उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करते हैं। अब हम कांस्टेंट ग्रोथ और नॉन कांस्टेंट ग्रोथ तीनों की बात प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो यहाँ पे नॉन कांस्टेंट ग्रोथ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। सिर्फ जनरली बताऊंगा ये फार्मूला है। अब इसमें D1 D2 D3 ये चूंकि ग्रोथ के थ्रू कैलकुलेट होते हैं और ग्रोथ कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको तब तक डिविडेंड फाइंड आउट करते हैं जब तक कि हमारी ग्रोथ कांस्टेंट ना हो जाए। अब D3 का यहाँ मतलब है कि D3 से ऑनवर्ड हमारी ग्रोथ कांस्टेंट हो गई, तो हमने प्राइस भी P3 मालूम करके तो फिर इसको हमें जीरो पीरियड पर कन्वर्ट कर लिया, डिस्काउंटिंग कर ली। आगे वो इसके कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, तो कंपोनेंट्स में अल्टीमेटली हमारे पास D1 होता है, ग्रोथ होती है और प्राइस होती है। टोटल टोटल चार चीजें हैं इस फार्मूले के अंदर। ये सारी बातें जो कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं, तो अब इस पर कोई डिटेल में हम बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन की समरी में भी यही बातें हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में कर चुके हैं बात, तो कोई इस लेक्चर में ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, कॉमन स्टॉक के फीचर्स ये डिटेल में बात करने वाली चीज़ है। कॉमन स्टॉक के फीचर में सबसे पहले हमारे पास आता है शेयर होल्डर राइट। ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिएगा। शेयर होल्डर राइट्स बेसिकली होते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाह रही है, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी IPO करके अपने शेयर्स इशू कर चुकी है, काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, लेकिन अब कंपनी को फर्दर पैसों की जरूरत पड़ गई है, कंपनी अपना कैपिटल इशू करना चाह रही है, तो कंपनी के पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि कंपनी दोबारा से IPO करे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि नए शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करे। दूसरा ये है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से रब्ता करे और उनसे कहे कि आप शेयर्स बाय कर लें और फिर आगे जिसको मर्जी बेचें। अब शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हम तो पहले इन्वेस्टमेंट जितनी थी कर चुके हैं, तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, अब क्या फायदा देंगे हम। तो कंपनी सोचती है कि मैं IPO करूंगी, फिर मैं एक अंडर राइटर हायर करूँ, कंपनी करेगी, वो कोई बैंक होगा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर उसको कमीशन पे करनी होगी, तो बड़े मामला होंगे, हो सकता है शेयर डिस्काउंट पर भी इशू करने पड़े। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये राइट जारी करती है, कंपनी कहती है कि हम अपने शेयर्स को कुछ हद तक डिस्काउंटिंग में इशू कर देंगे, तो आप उन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे जिस राइट की बात हो रही है, ये तो रहा शेयर्स इशुएंस पे राइट। ठीक है, आगे इंशाल्लाह उसका कॉन्सेप्ट भी आएगा। यहाँ पे राइट बात हो रही है, यहाँ पे है वोटिंग राइट की बात, कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स हैं, इवन प्रेफर्ड स्टॉक भी आगे बात आएगी, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। जो कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। अब वोटिंग राइट दो तरह के होते हैं, एक क्यूमुलेटिव वोटिंग होती है और स्टेट वोटिंग होती है। अब देखिए, मैंने दो राइट्स आपको डिस्कस कर दी है। एक तो न्यू शेयर इशुएंस पे राइट होता है, क्योंकि शेयर सस्ते मिल जाते हैं शेयर होल्डर्स को, और दूसरा उनके पास राइट है वोटिंग राइट, कि वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को या ऑडिटर को हायर कर सकते हैं। अब क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट में क्या का प्रोसीजर क्या है, कि अडॉप्ट अ प्रॉम्प्ट मिनॉरिटी पार्टिसिपेशन, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट ईच शेयर होल्डर मे कास्ट टू डिटरमाइन फर्स्ट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स विद द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। मतलब क्या है इस बात का, ये बड़ी डेप्थ वाली बात है, कि अगर कंपनी ने 5 डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं और एक बंदे के पास 10,000 शेयर्स हैं, तो उसके हर एक बंदे के 10,000 वोट्स होंगे हर बंदे को इलेक्ट कराने के लिए। तो कंपनी ये कहती है कि क्यूमुलेटिव वोटिंग के अंदर आपने 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, पांचों लोग सामने खड़े किए जाते हैं और हर बंदे को कहा जाता है कि आपके पास हर बंदे को इलेक्ट करने के लिए एक शेयर के बदले में 5 वोट है। यानी कि जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं उसके पास 50,000 वोट हैं, वो सारे 50,000 वोट की थी एक डायरेक्टर को दे दे, या 10-10 हजार वोट्स
पांचों डायरेक्टर्स को दे दे, वो उसकी अपनी मर्जी है। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव वोटिंग। और स्ट्रेट वोटिंग में क्या होता है कि शेयर होल्डर जो डायरेक्टर्स हैं वो एक एक करके सिलेक्ट किए जाते हैं, कि एक सिलेक्टर सामने आएगा, उसको वोटिंग की जाएगी, वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, उसको वोटिंग की जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। अब जो क्यों स्टेट वोटिंग है, इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि मिसाल ले लें कि जो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने आपस में 3 4 5 थे और उनका अप्रोक्सीमेटली 55% शेयर बनते हैं। उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया कि हमने अपनी मर्जी के डायरेक्टर्स इलेक्ट करवाने हैं। अब जब भी कोई डायरेक्टर सामने आएगा तो वो 55% वोट उसके हक में होंगे या खिलाफ होंगे, तो वो इलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो क्यूमुलेटिव वोटिंग में क्या होता है कि जब 45% जिनके पास वोट है उनके पास वोट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो कम से कम 2 डायरेक्टर इलेक्ट करवा सकते हैं 5 में से अपनी मर्जी से। यानी कि अगर टोटल 3 डायरेक्टर इलेक्ट होने थे तो 2 तो 55% वालों के हो जाएंगे, एक 45% वालों के भी मर्जी का हो जाएगा। तो उनकी अपनी मर्जी भी चल सकती है। क्यूमुलेटिव वोटिंग में ये फायदा हो जाता है। आगे इसकी एग्जांपल दी है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। स्टेट वोटिंग का मैंने आपको बता दिया। स्टैगरिंग, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डायरेक्टरशिप इज अप टू इलेक्शन एट द पर्टिकुलर टाइम। स्टैगरिंग होता है जिस तरह हमारी भी जो सेनेट है उसका टेन्योर, हर जो बंदा है वो 6 साल रहता है उसमें। पाकिस्तान का जो सेनेट का धारा है, एक तो नेशनल असेंबली ने जिसके 5 साल बाद वोटिंग होती है, लेकिन सेनेट में ऐसा नहीं होता। सेनेट में स्टैगरिंग चलती है। हर 3 साल बाद हाफ जो सेनेट मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं। अगले 3 साल बाद प्रीवियस जो हाफ होंगे वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए आएंगे। दैट इज का स्टैगरिंग। यानी कि ओनली अ फ्रैक्शन विल बी डिसॉल्व्ड। फिर आता है प्रॉक्सी वोटिंग। अ प्रॉक्सी इज द ग्रेट अथॉरिटी बाय शेयर होल्डर्स टू समवन एल्स टू वोट फॉर द शेयर होल्डर्स शेयर्स। यानी कि किसी नुमाइंदे को भेजा जाता है अपनी जगह पे वोटिंग करने के लिए, जिस तरह आप लोग अक्सर क्लासेस में प्रॉक्सी लगवाया करते थे अपने क्लास फेलोज की। फिर नेक्स्ट हमारे पास अदर राइट्स। ये जो राइट मैंने आपको अभी बताया, जो हाँ कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स के बाद डिविडेंड पेमेंट के राइट भी होता है, उन्हें डिविडेंड पे किया जाता है, उन्हें कंपनी में वोटिंग भी मिली, और भी बड़े राइट्स इनके पास होते हैं। किस तरह के? राइट टू शेयर अप्रोक्सीमेटली इन डिविडेंड पेड, राइट टू शेयर प्रोपोर्शनेटली इन एसेट्स रिमेनिंग आफ्टर लायबिलिटीज हैव बीन पेड इन लिक्विडेशन। अगर तो एट द एंड कोई एसेट्स बचे हैं जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो उसका राइट कॉमन शेयर्स को मिलेगा। राइट टू वोट है इनके पास। शेयर होल्डर समटाइम हैव द राइट टू शेयर प्रोपोर्शनली इन एनी न्यू स्टॉक सोल्ड। जी, ये जो मैंने आपको राइट इशू बताया था बड़ी डिटेल में, कि जब नए स्टॉक इशू किया जाता है तो उनको उसमें राइट दिया जाता है। उसके बाद इट मीन्स दैट कंपनी दैट, अच्छा ये तो वही बात आ गई। फिर डिविडेंड पेड में आ जाता है। डिविडेंड चूंकि शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स की बिना पर इशू पे किया जाता है, और ये चूंकि रिटर्न ऑफ कैपिटल कहलाता है। Unless dividend is declared by the board of directors of corporation, it is not a liability of the corporation. The amount of dividend and whether it is paid are decision based on the business judgment of the board of directors. जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तब तक डिविडेंड लायबिलिटी नहीं बनता, और जब वो डिक्लेयर कर दें तो वो लायबिलिटी है, वो पे करना ही करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे जी, प्रेफर्ड स्टॉक फीचर्स। ये मैंने जैसे बताया, अब तो थोड़ा सा मैं आपको फिर बता दूं, इसको भी इंशाल्लाह एक लेक्चर को हम प्रेफर्ड स्टॉक कॉमन स्टॉक को बोर्ड पे सीखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ताकि हमें ये अच्छी तरह मेमोराइज हो जाए। प्रेफर्ड स्टॉक में ये होता है कि इनको जब डिविडेंड दिया जाता है तो उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, बहुत थोड़ी अमाउंट का डिविडेंड होता है, लेकिन डिविडेंड को हर साल मिलता है। और जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो पहले इनको पेमेंट होगी, फिर कॉमन स्टॉक वालों को, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। अगर कंपनी के एक्स्ट्रा एसेट्स बच जाते हैं तो उसमें से इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इनको अपनी वैल्यू ऑफ शेयर रिटर्न दी जाएगी। जी, इज प्रेफर्ड ऑफ डेट, ये डेट नहीं है ये, लेकिन डेट की बिल्कुल डेट जैसा ही है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड फिक्स है, हर साल मिलना है, उसी तरह जिस तरह इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टॉक मार्केट। वी नो दैट शेयर्स ऑफ स्टॉक आर बॉट एंड सोल्ड एट स्टॉक एक्सचेंजेस। शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में बॉट किए जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट जो है वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट होती है, सॉरी वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेकेंडरी मार्केट है। स्टॉक मार्केट दो तरह की, एक प्राइमरी मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए जाते हैं, जिससे आईपीओ किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो प्राइमरी मार्केट कहलाती है। और स्टॉक एक्सचेंज जहां पे शेयर्स को रीसेल किया जाता है उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं।
डीलर वो बंदा है जो शेयर्स को बाय सेल करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, या फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टर्स को कि वो शेयर्स बाय सेल कर सकें। ब्रोकर एजेंट हु अरेंज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन अमॉन्ग इन्वेस्टर्स मैचिंग इन्वेस्टर्स विशेष, ये वो बंदा है जो कि इन्वेस्टर्स को के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को बाय सेल, शेयर एक से खरीदे, एक से एक को बेच दिए, एक को खरीद दिए, इस तरह ये एक्टिविटीज ब्रोकर करते रहते हैं। लेकिन जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 24 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन नंबर 25 पे बात करेंगे, वो टोटली प्रेफर्ड स्टॉक फीचर्स पे है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा, और जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया था, जिस स्टूडेंट को कोई इशू है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है किसी भी इशू से। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स चाहिए जो कि तो आप उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल से उनकी फ़ीस है, ज़्यादा फीस नहीं है, तो वो पे करें और अपने लेक्चर्स लें और अपने फाइनल्स की अच्छे से तैयारी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।